नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। नितिन गडकरी का एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान, सुनकर हर किसान हो जाएगा खुश। हरियाणा सरकार बायोगैस प्लांट लगाने पर दे रही सब्सिडी, जाने कैसे करे आवेदन। सरकार ने शुरू की पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना, मात्र 4% ब्याज पर ले सकते हैं 3 लाख तक का लोन। हिमाचल के किसान नेक राम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, 20 सालों से कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक घट सकते हैं गेहूं आटे के दाम, आम लोगों को जल्द मिलेगी राहत। योग्य होने के बाद भी पीएम किसान योजना के बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं है नाम, जाने कहां करे कॉल। अब किस रास्ते जाएगा अडानी ग्रुप, जानिए अनिल सिंघवी ने इस पर क्या कुछ कहा। शिमला में कम बर्फबारी और भीड़ का असर, अब मौसम का लुत्फ उठाने नारकंडा पहुंच रहे टूरिस्ट। दिल्ली में जल्द ही मिलने लगेगी नेजल वैक्सीन, स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी जानकारी। जोशी मठ संकट के बीच बोले पुष्कर सिंह धामी, हम 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट को यूं ही नहीं रोक सकते। नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम, जाने कितनी हैं आपके शहर में कीमतें। दिल्ली के सदर बाजार में दुकानें सील होने पर व्यापारियों में गुस्सा, ठेले पर सब्जी बेचकर किया प्रदर्शन। यूपी बिहार से पंजाब तक देश भर की 334 ट्रेनें रद्द, रेलवे ने जारी की कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट। डीजीसीए ने गो एयर पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, 55 यात्रियों के बिना ही उड़ गया था विमान। सर्द हवाओं ने एक बार फिर बढ़ाई दिल्ली में ठंड। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार की तरफ से किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान आया है। गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए जीडीपी में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों की हिस्सेदारी 24% से ज्यादा होना जरूरी है। उन्होंने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में तकनीक को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। गडकरी ने कहा, जब तक कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की हिस्सेदारी 12 से बढ़कर 24% से अधिक नहीं हो जाती, तब तक आत्मनिर्भर भारत बनाने में कठिनाइयां रहेंगी। साथ ही गडकरी ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इससे गरीबी कम करने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत सरकार देश में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए किसानों को जैविक खेती को अपनाने के लिए बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के द्वारा बायोगैस प्लांट स्थापित करने पर बम्पर सब्सिडी दे रही है। इससे किसानों को बायोगैस प्लांट से खेती के लिए खाद के साथ साथ भोजन पकाने के लिए ईंधन भी मिल जाएगा। हरियाणा सरकार के मुताबिक 1 घन मीटर आकार वाले बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए सामान्य वर्ग को 9,800 रुपए और SC/ST वर्ग को 17,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 2 से 4 घन मीटर आकार वाले बायोगैस प्लांट लगाने पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 14,350 रुपए तथा SC/ST वर्ग के लोगों को 22,000 रुपए तक की सब्सिडी की मदद मिलेगी। वहीं 6 घन मीटर आकार के बायोगैस संयंत्र के लिए सामान्य वर्ग के आवेदकों को 22,740 रुपए और SC/ST वर्ग को 29,250 रुपए अनुदान दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। इसी कड़ी में सरकार किसानों के लिए पशु क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है। इस योजना के तहत पशुपालक किसानों को बिना किसी गारंटी के 1.60 लाख से लेकर 3 लाख तक का लोन मिलता है। बता दें, जो किसान पशु क्रेडिट कार्ड पर लोन लेते हैं, उन्हें 7% ब्याज दर पर लोन का भुगतान करना होता है। किसान अगर सही समय पर लोन चुका देते हैं तो सरकार ब्याज दर पर 3% की छूट देती है। इस हिसाब से किसान को इस लोन का वापस भुगतान सिर्फ 4% के ब्याज दर पर करना पड़ता है। किसानों को ये लोन 5 साल के अंदर लौटाना होता है। हिमाचल प्रदेश के किसान नेक राम शर्मा को पद्मश्री से सुशोभित किया गया है। सिर्फ 10वीं तक पढ़े नेक राम शर्मा को प्राकृतिक खेती की नेक सोच से पहचान मिली। 30 साल पहले 1953 में उन्होंने बिना केमिकल के प्राकृतिक खेती की शुरुआत की थी। नेक राम शर्मा के लिए प्राकृतिक खेती का सफर आसान नहीं था।
शुरुआती दौर में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उनके इरादे जटिल थे। धीरे धीरे नेकराम शर्मा ने गांव के लोगों को भी साथ जोड़ना शुरू किया। 30 साल की इस कड़ी मेहनत के बाद नेकराम शर्मा को पद्मश्री मिलने से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में नेकराम शर्मा को सम्मान मिलने से प्राकृतिक खेती को भी और अधिक बढ़ावा मिलेगा। देश में आटा मिलों के सबसे बड़े संगठन ने 30 लाख टन गेहूं को खुले बाजार में बेचने के सरकार के फैसले की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों में 5 से 6 रुपए प्रति किलोग्राम तक की गिरावट आएगी, जिससे बाजार में आटे के दाम भी घट जाएंगे और आम जनता को कुछ राहत मिल जाएगी। गेहूं और गेहूं के आटों की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने बफर भंडार से 30 लाख टन गेहूं को खुले बाजार में बेचने की घोषणा की थी। भंडारण को सरकारी भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा अगले 2 महीने में विभिन्न माध्यमों से बेचा जाएगा। बिना eKYC के किसानों को 13वीं किस्त नहीं मिलेगी। ऐसे में अगली किस्तों का लाभ उठाने के लिए किसान PM किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर eKYC की प्रक्रिया जरूर पूरी कर ले। वेबसाइट के अलावा आप CSC सेंटर पर भी जाकर eKYC करा सकते हैं। बता दें, eKYC नहीं पूरा होने और भूलेखों की जांच में सही नहीं पाए जाने पर उत्तर प्रदेश से अकेले 21 लाख लोगों को इस योजना की 12वीं किस्त से वंचित रखा गया था। अन्य राज्यों का लगभग यही हाल था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त की बेनिफिशियरी लिस्ट से लेकर किसी भी तरह की समस्या पर किसान आधिकारिक ईमेल ID pmkisan.ict@government.in पर संपर्क कर सकते हैं। PM किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 टोल फ्री या फिर 01123381092 पर भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ किसानों की सारी समस्या का समाधान किया जा सकेगा। अब बढ़ते हैं शेयर मार्केट की ओर। फॉरेंसिक ऑडिट फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की अरबपति गौतम अडानी के ग्रुप पर आई रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के साथ साथ पूरे शेयर बाजार में भूचाल ला दिया है। ग्रुप पर कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला करने वाली इस रिपोर्ट के आने के 2 दिनों के भीतर ही कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से ज्यादा गिर गया। इस पर अनिल सिंघवी ने कहा कि हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के बीच आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। अडानी ग्रुप ने लीगल एक्शन लेने की बात कही है। उनके पास कानूनी कार्रवाई का विकल्प है। अब उन्हें ये तय करना है कि वो भारत में केस करेंगे या फिर अमेरिका में, जहां से ये कंपनी है। हिंडनबर्ग ने पहले ही चुनौती दी थी कि अडानी ग्रुप अमेरिका आकर उनके खिलाफ केस फाइल करे और इसके बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया चलेगी। हिंडनबर्ग अडानी से कागजात, सबूत वगैरह मांगेगा और मामला लंबा खींचेगा। लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि गेंद अडानी ग्रुप के पाले में है। वो तय करेंगे कि केस कहां करना है और केस होगा ऐसा मुमकिन है क्योंकि मार्केट कैप में 4 लाख करोड़ की गिरावट और शेयरों का इतना गिर जाना छोटी बात नहीं है। ऊपर से ऐसी चीजों से जो साख पर बट्टा लगता है वो अलग है ही। हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी का देश भर के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। खासतौर पर दिल्ली और यूपी के लोग पहाड़ी राज्यों में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में पहुंचते हैं। इस बार फिर पर्यटकों की भारी भीड़ ने शिमला को गुलजार कर दिया है। आलम यह है कि यहाँ आवाजाही करना भी मुश्किल हो गया है। इस भीड़ से बचने के लिए अब लोग नारकंडा के पहाड़ी सैरगाह की ओर भाग रहे हैं। नारकंडा राजधानी शिमला से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहाड़ पूरी तरह बर्फ से ढके होते हैं। पर्यटक इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और बर्फ को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस बीच लाहौल स्पीति में अटल टनल के पास के क्षेत्र में भारी हिमपात के बाद यातायात प्रतिबंध हो गया है। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में बताया है कि कोविड-19 के लिए भारत सरकार की पहली नेजल वैक्सीन को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत बायोटेक के नेजल कोविड टीके इनकोवैक को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन के फरवरी के मध्य तक राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि निजी केंद्रों में वैक्सीन की उपलब्धता हर अस्पताल में की गई बुकिंग पर निर्भर करेगी। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि अभी हम इस नोजल वैक्सीन का
स्टॉक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हम 15 फरवरी के बाद इन नेजल टीकों को सभी वैक्सीन केंद्रों पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जोशीमठ में बीते कई दिनों से स्थिति नाजुक बनी हुई है। जमीन धंसने के साथ साथ शहर की इमारतों में दरारें दिखने को मिल रही है। प्रशासन और सरकार ने खतरनाक इमारतों से लोगों को शिफ्ट कर दिया है। इन सब के बीच पहाड़ों पर होने वाले निर्माण कार्य को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये भी पूछा जा रहा है कि जिन लोगों के घरों में दरारें हैं उनके लिए सरकार का क्या प्लान है। इन्हीं सब मुद्दों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य लोगों को हर संभव सुविधाएं प्रदान करना और उन्हें बेहतरीन तरीके से पुनर्स्थापित करना है। जहां तक जोशीमठ के भविष्य का विचार है, लगभग 70% क्षेत्र अप्रभावित है, दुकानें खुली है। उन्होंने कहा कि 4 महीने बाद ही शुरू होते ही चारधाम यात्रा पिछले साल यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या ने रिकॉर्ड बनाया था। अब इस साल भी तैयार है। अनावश्यक शंकाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। आज लगातार 250वां दिन है जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए लीटर है तो डीजल 89.62 रुपए लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपए और डीजल 94.27 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपए और डीजल 92.76 रुपए प्रति लीटर है। उधर चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपए और डीजल 94.24 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। दिल्ली के सबसे बड़े होलसेल मार्केट सदर बाजार में पिछले दिनों एमसीडी अधिकारियों की ओर से की गई सीलिंग की कार्रवाई से वहां के दुकानदारों में काफी रेश है। लगातार विरोध और प्रदर्शन के बाद भी जब सील की गई दुकानों को डीसील नहीं किया गया तो आज दुकानदारों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया और सदर बाजार में पटरियों पर दाल और सब्जियों की दुकानें लगाकर एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान परमजीत सिंह पम्मा और राकेश यादव ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि 16 दिन से व्यापारी सड़कों पर भटक रहे हैं और उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि एलजी और सीएम सहित उच्च अधिकारियों तक वो अपनी गुहार लगा चुके हैं, मगर अभी तक व्यापारियों को सभी जगह से निराशा ही हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि अब हालत ये हो गई है कि व्यापारियों को पटरी लगाकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि अवैध पटरी वालों के खिलाफ तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन जो व्यापारी जीएसटी देता है, ट्रेड लाइसेंस, कमर्शियल बिजली का मीटर है, उनकी दुकान सील कर दी जाती है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट inquiry.indianrail.government.in पर आज के अपडेट के मुताबिक 28 जनवरी 2023 को 334 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, जबकि 52 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है। वहीं 18 ट्रेनों के रूट्स डाइवर्ट और 26 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है। इन ट्रेनों में दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब समेत देश भर के विभिन्न राज्यों के पैसेंजर ट्रेनें, एक्सप्रेस गाड़ियां और स्पेशल गाड़ियां शामिल हैं। ऐसे में ट्रेन में सफर करने से पहले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर ले। सफर से पहले यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 से भी ट्रेनों से जुड़ी अपडेट ले सकते हैं। बता दें कि हर रोज हजारों लोग ट्रेनों में सफर करते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे डेवलपमेंट कार्य भी करता रहता है, जिसकी वजह से कई बार ट्रेनें रद्द करनी पड़ती है, तो कुछ ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट भी करना पड़ता है। हालांकि यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे अपनी आधिकारिक वेबसाइट inquiry.indianrail.government.in के जरिए प्रभावित ट्रेनों की जानकारी भी प्रदान करता है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने गो एयर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी गो एयर की उस समय बड़ी लापरवाही सामने आई जब गो एयर की G8116 बेंगलुरु से दिल्ली फ्लाइट 55 पैसेंजर्स को बिना लिए रवाना हो गई। विमान में यात्रा करने वाले 55 यात्रियों ने चेक इन और बोर्डिंग पास ले लिया था, पर फ्लाइट बेंगलुरु से 55 पैसेंजर्स को बिना लिए उड़ गई। गो एयर इस मामले में अपनी इंटरनेशनल जांच की, जिसमें सामने आया है कि कम्युनिकेशन में दिक्कत थी।
डीजीसीए ने पूरे मामले में गो एयर की गलती मानी। डीजीसीए ने कहा, इस लापरवाही के लिए चीफ ऑपरेशन मैनेजर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। डीजीसीए ने अपने प्राथमिक जांच में पाया कि गो एयर यात्रियों को सही से मैनेज नहीं कर पाया। हालांकि गो एयर ने इस मामले के बाद में फ्लाइट के सभी क्रू को अगले आदेश तक के लिए हटा दिया। गो एयर ने उन सभी 55 यात्रियों जिनकी फ्लाइट मिस हो गई थी उनको पूरे देश में एक टिकट फ्री देने का ऐलान किया है। 12 महीने में ये यात्री देश में किसी भी शहर के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही गो एयर ने पूरे मामले में यात्रियों से माफी भी मांगी। तो वहीं मौसम की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में 26 जनवरी के बाद से ही ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में सर्द हवाओं ने ठिठुरन वाली ठंड फिर से वापस ला दी है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और साथ ही कुछ इलाकों में बारिश होने की भी संभावना है। लेकिन देखा जाए तो आज सुबह से ही दिल्ली में सर्द हवाओं के साथ धूप भी खिली हुई है। वहीं अगर हम तापमान की बात करें तो आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।